हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ईपीएफओ ईओ। कैसे हो आप सब? होप आप सब अपने अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन थोड़े समय के लिए और बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए खोल भी दी गई हैं। जहाँ पे ग्रीन जोन वगैरह है, वहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा खोल दिया गया, लॉकडाउन खोला गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी तैयारी कर रहे थे और इसको अच्छे से ही करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने सितंबर और अक्टूबर से करंट अफेयर्स के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे अपने नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है एनआरसी। एनआरसी बहुत ही चर्चित विषय रहा है। लास्ट ईयर आपने देखा भी होगा नवंबर में, ये इसके बहुत ही विरोध भी हुआ था, बहुत जगह से लोगों ने सराहा भी था और बहुत कुछ इसके बारे में बोला भी गया था। एनआरसी है क्या और ये क्या है क्या नहीं है, इसके लाभ हानि आर्ग्यूमेंट्स ये सब हम जानेंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे कि व्हाट इज़ एनआरसी। सबसे पहले यही आता है एनआरसी है क्या। एनआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब ये है क्या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स? किसने रिवील किया था? ये रिवील किया था और इशू किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। उन्होंने इसे रिवील और इशू किया था। होता क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज़ ए लिस्ट ऑफ all the legal citizens of the country with necessary documents। उन सारे सिटीजन्स के नाम उस लिस्ट में होना चाहिए और उनके पूरे दस्तावेज होने चाहिए जो भारत के नागरिक हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये कहाँ पे लागू किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ये सबसे पहले अपडेट किया जाएगा आसाम में। और वहाँ पे इसका रिज़ल्ट क्या रहा? इसका रिज़ल्ट ये रहा कि 19 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स फेल हो गए। मतलब जिन्होंने अपनी अपनी अर्जी लगाई थी, 19 लाख से ज़्यादा जो है एप्लीकेंट्स फेल हो गए हैं टू मेक इट इन द लिस्ट ऑफ एनआरसी। एनआरसी में मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न में आने के लिए। और सबसे इंडिया की सिटीज़नशिप के लिए क्राइटेरिया क्या क्या रखे हुए हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल भी निकाला था। एक सिटीज़नशिप एक्ट भी है जो कि 1955 में रिलीज़ किया गया था। उस एक्ट के अंतर्गत क्या आता था, उसमें क्लियरली मेंशन था कोई भी इंसान जो इंडिया में बॉर्न इन इंडिया, जो कि भारत में जन्म लिया हो आफ्टर जनवरी 26, 1950, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा उसे भारत का नागरिक कहा जाएगा। सेकंड थिंग क्या है, भारत में 1 जुलाई 1987 यानी 1987 या उसके बाद कोई भी जन्मा या उससे पहले कोई भी जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को होता है या उसके बाद भारत में होता है, तो ये भारत का नागरिक तभी माना जाएगा यदि उसके माता पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, अथवा माता पिता में से एक इंसान जो है उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा जो है बाहर रहता हो या अवैध प्रवासी हो। देश में ये प्रावधान है कि 26 जनवरी 1950 के बाद बाहर जन्म लेने वाले, अगर कोई भारत के बाहर जन्म लेता है और उसके पास उचित दस्तावेज नहीं है, मतलब प्रॉपर वो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उसको इलीगल माना जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी इंसान 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेगा और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उसे विदेशी कहा जाएगा या फिर फॉरेनर एनआरआई कहा जाएगा या फिर उसे यहाँ पे इलीगल माना जाएगा, मतलब वो यहाँ का नागरिक नहीं है। इसके एनआरसी के पक्ष में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। क्या क्या थे? जैसे कि नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करना, नागरिकों की सिटीजन्स की जो पहचान है वो आइडेंटिफाई की जाएगी। सेकंड चीज़ क्या है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में धारा 14A के में ये साफ लिखा है कि केंद्र सरकार के अनिवार्यता भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत करेगी एवं उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी। मतलब उसमें क्लियरली मेंशन हुआ है कि हर किसी इंसान को, प्रत्येक नागरिक को उसमें अपना नाम जो है रजिस्टर में लिखवाना होगा, जिससे कि भारत की नागरिकता उसे आसानी से मिल जाए। एनआरसी को अपडेट करने का रीज़न क्या है? एनआरसी को अपडेट करने का सबसे बड़ा रीज़न है असर्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन्स। मतलब जो इलीगल तरीके से हमारे इंडिया में रह रहे हैं उनकी आइडेंटिटी का पता चलेगा, इसलिए सबसे बड़ा रीज़न था इसे अपडेट करने के लिए।
और सेकंड चीज़ थी क्या थी, मूव टुवर्ड सॉल्विंग द इमिग्रेशन इशू, मतलब जो लोग बाहर से भी आके यहाँ बस गए थे उनका इशू भी सॉल्व करने के लिए इसको अपडेट करना जो है नेसेसरी हो गया था। स्पेशली कहाँ के माइग्रेंट ज़्यादा थे, नेपाल के और बांग्लादेश। और इसके इशू क्या क्या हुए हैं, नेशनल वाइड एनआरसी के मेन इशू क्या क्या हुए हैं। लीगल इन्फॉर्मिटीज़ क्या थी, लास्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि जो है आधार कार्ड सबके लिए कंपलसरी होगा, नेसेसरी होगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग थे जो आधार कार्ड, जिनका अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, इसलिए एनआरसी को अपडेट करना नेसेसरी था कि हमें पता चले कि कौन से लोग हैं। ये एनआरसी कैसे होगा, लोगों के घर जा जा के एक एक का डाटा लेंगे जिससे कि इसको अपडेट किया जाए। एनआरसी उन लोगों की भी मदद करेगी जो अशिक्षित है, जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, गरीब हैं, अशिक्षित है, उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर, और उन लोगों की भी हेल्प करेगी जो माइग्रेंट्स हैं, जो नेपाल से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं और इंडिया में आकर रहने लगे हैं, उनकी भी हेल्प की जाएगी कि सबको जो है सब कुछ प्रॉपर मिले और अच्छे से मिले। मैक्सिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ किया जाएगा जितना कि किया जा सके, जैसे कि डिजिटल लॉकर, सब अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ रखें, डिजिटल लॉकर में रखें, और इससे बहुत सारे डाटाबेस को अपडेट करने में भी मदद मिलेगी, जैसे कि पॉपुलेशन रजिस्टर है और भी बहुत चीज़ें, उनमें अपडेट करने में हमको मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये क्यों न्यूज़ में रहा है, इन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि उन्होंने एक केस किया था 5 जजेस के केस 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी, वो क्या है, पब्लिक अथॉरिटी है, अंडर किसके अंडर में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर में। अब ये क्या है कि मतलब ऑन वेदर सीजीआई इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी, क्या मतलब है कि ये है या फिर नहीं है। द जजमेंट सेड दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ सीजीआई आर नॉट 2 डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटीज़, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑफिस जो है चीफ जस्टिस का आर नॉट 2 डिफरेंट पब्लिक, ये दोनों अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज़ नहीं हैं। द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस एज पर आर्टिकल 124, कि यदि सुप्रीम कोर्ट इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में अगर सुप्रीम कोर्ट एक पब्लिक अथॉरिटी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक पब्लिक अथॉरिटी है। टॉपिक हमारा है प्रकाश पोर्टल। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में ही एक लॉन्च की है प्रकाश पोर्टल। प्रकाश पोर्टल क्या है, पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मोनी पोर्टल। इसका एम क्या है, ब्रिंगिंग बेटर कोऑर्डिनेशन फॉर कोल सप्लाईज एमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल इंडिया, रेलवे, पावर यूटिलिटीज, ये सब इसका एम है। ये पोर्टल किस चीज़ में हेल्प करेगा, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग एंटायर कोल सप्लाई चेन पावर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जियोटेल। रिसेंटली जो चंद्रयान 2 जो था हैज़ डिटेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स इन मून सॉइल ड्यूरिंग द ऑर्बिटर पास थ्रू द जियोटेल। जियोटेल है क्या, द एनवलप इज स्ट्रेच इनटू ए लॉन्ग टेल विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मून, इट इज़ दैट इज कॉल्ड जियोटेल। जियोटेल जो है, जो अभी रिसेंटली जो चंद्रयान 2 ने डिटेक्ट किया है कि मून पे जो सॉइल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उससे जियोटेल बन रही है। मतलब उसमें जो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनसे जो कंटिन्यूस चार्जिंग हो रही है उन पार्टिकल्स के थ्रू, वो जियोटेल होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेमिनी। The Government of India has launched the Gagan-enabled marine instruments for navigation and information, which is we called Gemini device, a satellite-based advisory service for deep sea fishermen. Government has developed the Gemini to disseminate seamless and effective emergency information and communication, disaster warnings,
पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एंड ओशियन स्टेट्स फोरकास्ट। हमारा टॉपिक है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग होती क्या है? एज कंप्यूटिंग इनेबल्स डाटा टू बी एनालाइज, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर्ड एट द एज ऑफ ए नेटवर्क। मतलब डाटा इज एनालाइज्ड लोकली क्लोजर टू वेयर इट इज स्टोर इन रियल टाइम विदाउट लेटेंसी। डिफरेंस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग में? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग इज वेयर द डाटा प्रोसेसिंग टेक प्लेस। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा प्रोग्राम्स ओवर द इंस्टीड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। मतलब कि आप अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स के बजाय आप उसे इंटरनेट में अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। आज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत चल रहा है। लेकिन एज कंप्यूटिंग क्या है? ऑन द अदर हैंड मैनेज एंड मैसिव अमाउंट्स ऑफ डाटा जनरेटेड बाय IoT डिवाइसेस बाय स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा लोकली। मतलब वो लोकली जो है डाटा को स्टोर करता है। दैट इज एज कंप्यूटिंग। बेनिफिट्स इसके क्या क्या है? स्पीड्स बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और सोशलेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि नवंबर में न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMYVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये क्यों न्यूज़ में रही और इसके क्या क्या स्कीम में लाभ थे, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका और ये किसके लिए बेनिफिशियल था? बहुत सारे लोगों ने इसमें स्कीम में अपना नाम दर्ज कराया। मातृ वंदना योजना से समझ में आ रहा है कि ये वुमेन्स के लिए है, जिनके कि बिटवीन अप्रैल 2018 से जुलाई 2019 तक बहुत सारे लोगों ने इसमें रजिस्टर किया और उन्होंने पूरा अमाउंट उन्हें मिला है 6000 अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मतलब 6000 रुपये गवर्नमेंट ने देने का वादा किया था, वो पूरा उन्हें मिला है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? providing partial compensation for the wage loss in terms of cash incentives so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the first living child। मतलब कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो गर्भवती महिलाएं थी, उनका ऑलरेडी एक बच्चा है, वो सेकंड बच्चे के लिए प्लान कर रही हैं, उनको बहुत सारा बेनिफिशियल था बिफोर और आफ्टर प्रेगनेंसी। क्योंकि बहुत जगह पे छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत जगह पे जो गरीब होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका लाभ उन सब महिलाओं को मिला था। ये किस महिलाओं के लिए ज़रूरी थी? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन मदर्स हैविंग फर्स्ट चाइल्ड इन फैमिली। जो पहला बच्चा जिनके होने जा रहा है उन सब के लिए ही ये फ़ायदेमंद था। अगर इन केस ऑफ मिसगैरेज और इन्फेंट मेर्टिलिटी अ बेनिफिशियरी इज एबल टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द स्कीम ओनली वंस। अगर किसी का मिसगैरेज भी हो जाता है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल था कि उसे भी पूरा अमाउंट मिलेगा। ये मिलेगा कैसे? ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। जैसे कि पहला इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कोई औरत प्रेग्नेंट हुई है, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवा दी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसे ₹1000 उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा 2000 रुपये का आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और 2000 उसे चाइल्ड बर्थ के बाद मिलेंगे। सेकेंड स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY। Ministry of Food Processing Industry approved the projects of ₹271 crore under the expansion of food processing production capacities scheme। मतलब 271 करोड़ रुपए इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने दिए थे, जिसका कि नाम था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फूड प्रोसेसिंग, मेगा फूड पार्क्स, क्लस्टर्स एंड इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना फूड के लिए, और टू क्रिएट इफेक्टिव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस लिंकिंग फार्मर प्रोसेसर एंड मेकर्स। मतलब फार्मर्स का और प्रोसेसर का और मेकर का जो भी होता है उसके लिए उन्हें क्रिएट करने के लिए, मतलब पैसे देना, मतलब एक दूसरे से वो कनेक्ट करें, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। टू क्रिएट रॉबस्ट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेरिशेबल्स, मतलब जो आइटम जल्दी ख़राब होने वाले हैं उनको जल्दी जल्दी निकाला जाए, बेचा जाए, ये इस योजना के तहत आता है। It will provide a big boost to the growth of food processing sector and better returns to the farmers।
It will also help in double the income of farmers, create huge employment opportunities, especially in rural areas. मतलब गाँव के लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है और किसानों के लिए सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स को आप जानते हैं, ये ब्रिक्स समिट होता है। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में रहा है, रिसेंटली 11th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ीलिया इन ब्राज़ील विद द थीम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ब्राज़ीलिया में, जो कि ब्राज़ील में है। इसकी थीम क्या थी, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पहले ये ओनली ब्रिक था, बाद में इसमें एक और कंट्री जुड़ी जिसका कि नाम साउथ अफ्रीका था, इसलिए इसका नाम हो गया है ब्रिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक रिपोर्ट आई थी, उसके तहत ये क्या कहा गया था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है डिजिटल फाइनेंशिंग पे। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा हर जगह पीएम मोदी ने खाते खुलवाए थे, उन्होंने ये कहा था कि हर किसी का बैंक में खाता होना चाहिए, चाहे वो कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो, और सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप डिजिटल पेमेंट करें, डिजिटल चीज़ों को जानें। इसीलिए उन्होंने आधार कार्ड को बैंक के अकाउंटों से भी लिंक कराया था। बेनिफिशियल क्या है डिजिटल का, इंक्रीज इन जीडीपी इंक्रीज हुई है, रिड्यूस रिस्क का रिड्यूस हुआ है, और बहुत चीज़ों का इम्प्रूव इन बैंकिंग परफॉर्मेंस, मतलब बैंक की परफॉर्मेंस भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल 2019। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक इंट्रोड्यूस की थी, ई कॉमर्स के लिए एक गाइडलाइन की थी, जो कि क्या करती थी, फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019। इसका मेन एम क्या था, प्रिवेंट फ्रॉड, चेक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ई कॉमर्स फर्म्स एंड देयर ब्रिक। मतलब फ्रॉड को बचाने के लिए, रोकने के लिए, और किसी मिस्टेक से किसी के और अकाउंट में चले गए या फिर कुछ और हो गया किसी के साथ, उन सबको रोकने के लिए ये इन्होंने गाइडलाइंस तैयार की थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट to enact a law contract farming based on the lines of Model Contract Farming Act 2018 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ को इनेक्ट किया है, लागू किया है, चालू किया है। ये लॉ है क्या, इसमें होगा क्या? दिस एक्ट इंश्योर्स दैट फार्मर्स आर पेड एट प्री डिटरमाइंड प्राइस एज पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स, safeguard their interest during time of bumper harvest और fluctuating market prices। मतलब आपकी फसल कैसी भी हो रही हो, मतलब प्री डिटरमाइंड रहेगा कि आपको इतने प्राइस मिलेंगे ही, चाहे आपकी फसल अच्छी हो या ना हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। जैसे कि और भी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं, वैसे ही फार्मिंग भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, ताकि किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। और तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट है जिसने ये एक्ट जो है लागू। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री बीइंग कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट बिटवीन द बायर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। मतलब लाइव स्टॉक वगैरह भी इसमें सब इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल कोल माइनिंग। इंडिया विल नाउ ऑफर कोल माइंस टू प्राइवेट कंपनीज। मतलब अभी तक क्या था, सरकारी था सब, अब ये जो है प्राइवेट में ही कॉमर्शियल कर रही है, मतलब प्राइवेट लोगों को देना चाहती है गवर्नमेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। ओनली फॉर कॉमर्शियल माइनिंग एंड सेल पर्पस, खाली माइनिंग के लिए और सेल पर्पस के लिए, बाकी सब उसके ही हैंड में रहेगा। कॉमर्शियल माइनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनर्जी सिक्योरिटी, बेनिफिट्स टू पावर सेक्टर, इम्प्रूव्ड इफिशियंसी, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कोल बियरिंग स्टेट्स, ये सब इसके फायदे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर GIG इकोनॉमी। The draft code on social security has proposed that the central may formulate social security schemes for GIG workers। GIG वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर्मुलेट की गई है, प्रपोज की गई है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये क्यों न्यूज़ में ज़्यादा रहा है? इस कोड के अंतर्गत
क्या क्या आता है? सच स्कीम्स वुड encompass लाइक लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शंस एंड एनी अदर बेनिफिट्स मे बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है तो ये उन वर्कर्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए है और इन्हें उससे बहुत ज़्यादा वो इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि GIG वर्कर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म या ड्राफ्ट लॉ डिफ़ाइन किया गया हो, बनाया गया हो। द ड्राफ्ट लॉ हैज़ डिफाइंड GIG वर्कर्स एज ए, मतलब ड्राफ्ट लॉ है क्या जो GIG वर्कर्स के लिए लागू किया गया? अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क, और फॉर्म जो वर्क करता है और पार्टिसिपेट करता है किसी भी वर्क को करने में, और वो पैसे कमाता है उन एक्टिविटीज़ के थ्रू। जैसे कि कोई ठेकेदार ने काम करवा रहा है किसी से, तो वो सब क्या आएगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। लेकिन GIG वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इनके अलग होते हैं। एग्जांपल फ्री लॉन्चर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स एंड टेम्परेरी और पार्ट टाइम हायर्स। नेक्स्ट क्या है? प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर इज़ ए पर्सन हु इज़ ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होते हैं। यूजेज एज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एक्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऑनलाइन यूज़ करते हैं उसका, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऊबर ड्राइवर क्या होती है? ओला चल रही है, ऊबर चल रही है, इनको जो है ऑनलाइन जो है ग्राहक मिलते हैं और इसको ये, और किसी और किसके लिए वह काम कर रहे हैं? ये ओला के लिए काम कर रहे हैं, ऊबर के लिए काम कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट वो क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। इसकी ज़रूरत क्या क्या है? नीड ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर GIG इकनॉमी, राइजिंग नंबर्स ऑफ GIG वर्कर्स, मतलब इनके नंबरों में इंक्रीज़ होगा। लेबर राइट को इसमें पहले इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी उनके मतलब उनके अगेंस्ट ना हो, कोई भी उनके प्रोटेक्शन को हानि ना पहुंचाए या उनको किसी भी प्रकार का कोई भी हानि ना हो। उन्हें प्रॉपर उनका वेजेस मिलती रहे, उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स मिले, उन्हें ओवर टाइम मिले और उन्हें सिक लीव भी मिले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग ओवर द टॉप मीडिया कंटेंट। हाल ही में गवर्नमेंट में ओवर द टॉप मीडिया कंटेंट प्लेटफॉर्म पर द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मीडिया सामग्री पर सेंसरशिप ने उसके सर्टिफिकेशन पे उस पर थोपने की बजाय उसको सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, ऐसा कहा। ओवर द प्लेटफॉर्म्स है क्या? डिलीवर ऑडियो वीडियो एंड अदर मीडिया कंटेंट वाया इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के द्वारा वो हम तक ऑडियो और वीडियोज़ को पहुंचाता है। लाइक जैसे केबल में टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविज़न होता है, वैसे ही ये भी होता है। These are subscription-based video on-demand platforms and allow consumer to access a wide range of content from around the world. मतलब इसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं हर मंथ आपको, और इसकी आपको सब्सक्राइब करेगा तब आपको ये कंटेंट आप इसमें जाके देख सकते। रिसेंटली देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म्स की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती जा रही हैं इंडिया में। लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़ॉन प्राइम और OTT प्लेटफॉर्म से वो कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं जो भारत के अगेंस्ट होगा। भारत ने अपनी गाइडलाइंस लागू करी हैं इन पे कि ताकि वो इनके अगेंस्ट जाके कुछ ना दिखाएं। उसमें इंक्लूड होता है राष्ट्रीय प्रतीक का अनादर करना, जैसे कि नेशनल फ्लैग का अनादर करें हम लोग या उसके बारे में कुछ गलत बोलें, धार्मिक भावनाओं का अपमान करना, राज्यों के विरुद्ध हिंसा को प्रोत्साहन करना या आतंकवाद अथवा किसी मुद्दे द्वारा यौन कृत्यों को प्रदर्शित करने वाली सामग्री को नहीं दिखाया जाता है। हालांकि प्रमुख अभिकर्ताओं में से एक अमेज़ॉन ने इस कोड पर हस्ताक्षर नहीं किया है। मतलब अमेज़ॉन इज़ द ओनली वन जिसने इस पर साइन नहीं किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। होप आप सब करंट अफेयर्स की वीडियो को लाइक करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, घर पे अपनी तैयारी करते रहेंगे और एग्ज़ाम को आसानी से बीट करते रहेंगे। और नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें हमसे, हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।